Okay. Welcome once again to the Bureau. चलिए, हम जहाँ पहुँचे थे फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन एंगल दूसरा। ये क्या है? बड़ा गोला। और इस बड़े गोले को आप जैसा कि जानते हैं, आपको क्या समझना है? भारत या फिर केंद्र, संवैधानिक भाषा में बार बार शब्द है, या फिर आपको समझना है इसे संघ। ठीक, जब भी भारत केंद्र या संघ होती है, बड़ा गोला आपके इमेजिनेशन में आना चाहिए। ओके, अब आपने देखा था कि इस बड़े गोले के लिए हमारे पास एक संरचना थी, क्या? संसद। और संसद के 3 अंग हमने देखे थे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक पद देखा था हमने जो राष्ट्रपति का होता है। ठीक, मतलब ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पूरे लिए भारत केंद्र संघ के लिए संरचना है, मतलब पूरे भारत के लिए। ठीक है, पूरे भारत के लिए लोकसभा का सदन होता है, सब इसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये आपको पता है। फिर हमने देखा था कि इस लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना था? क्या ये कार्यकाल कम हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या ये बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। ये सब जानते हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों होता है बताया था? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है ना। चलो, याद रखिए। हम पढ़ने वाले थे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि सदन में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। सदनों में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित, एक मनोनीत। निर्वाचित मतलब जिसका चुनाव हो, मनोनीत मतलब जिसको नाम से केवल सदस्य बना दिया। सामान्य भाषा में ऐसे ही समझिए। ठीक, लोकसभा में हर सदन में 2 प्रकार के सदस्य होंगे। सदस्य कितने प्रकार के? 2, निर्वाचित और मनोनीत। आप ये भी देख चुके हैं, मनोनीत सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं और निर्वाचित सदस्य? तो कुल मिलाकर वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? 545। और चूंकि हम जानते हैं कि सदस्य 2 प्रकार के हो सकते हैं किसी सदन में, एक निर्वाचित सदस्य, एक मनोनीत सदस्य, तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। और लोकसभा में निर्वाचित कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 15। ठीक, फिर हमने राज्यसभा में देखा था, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी? और यहाँ भी वही होगा, निर्वाचित और मनोनीत होगा। लेकिन लोकसभा से थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ अलग है। यहाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 12। यहाँ निर्वाचित माइनस कर दो, 200। अच्छा, अब देखते हैं निर्वाचित में अंतर, लोकसभा और राज्यसभा। भाई, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचित और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक, पहले तो सदस्य को हम डिवाइड करेंगे। सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित, डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अच्छा, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं। सरकार पूरे भारत के लिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव होते हैं और राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं। जब इनका चुनाव होता है तो हमारे बीच से कैंडिडेट खड़े होते हैं। जैसे विधायक अभी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जब भूपेश बघेल सीएम बने
तो कैंडिडेट कुछ खड़े हुए बीजेपी के, कांग्रेस से खड़े हुए, जिसको ज़्यादा मत मिला वो जीत गया। उनको वोट किसने किया था? हम और आप जो रजिस्टर्ड वोटर्स से हम गए थे कि निश्चित तारीख को हमने वोट किया और जिसको ज़्यादा मत मिला वो जीत गया, वो विधायक बन गया, विधानसभा का, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सदस्य बन गया। लोकसभा चुनाव भी ऐसे ही होता है। लोकसभा चुनाव होता है तो हमारे जैसे लोग जाते हैं, वोट करते हैं, जिसको ज़्यादा मत मिलता है वो सांसद बन जाता है। ठीक, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कि वो सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित है, जनता ने प्रत्यक्ष मतदान किया और उनका फैसला। ठीक, लेकिन कुछ जगह आप ऐसा देखेंगे कि जहाँ पर हम वोट करेंगे, किसी को चुनेंगे, जैसे विधायकों को हमने चुना, अब वो सारे विधायक मिलकर किसी को मतदान करके चुनेंगे, तो वो जो चुना जाएगा वो अप्रत्यक्ष होगा। वहाँ जनता ने सीधे मतदान करके उन्हें नहीं चुना, बल्कि जनता ने जिन्हें मतदान करके चुना था उन लोगों ने मतदान करके किसी को चुना। समझ रहे? अब ये जो स्थिति आएगी तो यहाँ देखो, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 233, लेकिन किस प्रकार से, उसका जवाब है अप्रत्यक्ष। हम और आप राज्यसभा में सदस्यों को चुनने के लिए मतदान नहीं करते। ठीक, इसलिए वो अप्रत्यक्ष। यहाँ क्या होगा? ये कैसे होंगे? प्रत्यक्ष। अब मैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। ये जो दो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये कौन से समुदाय से होने चाहिए? आंग्ल भारतीय। मैं बता चुका हूँ आपको, आंग्ल भारतीय किसे कहेंगे? जिसका हम उसे आंग्ल भारतीय कहेंगे जिसका पिता भारतीय नागरिक हो लेकिन उसकी माता यूरोपीय नागरिक है ना। रेशमा, तुम्हारा नाम रेशमा है ना? ये थोड़ा नाम अलग नहीं है, रेशमा फिर साहू, ठीक है, सेकुलर नाम है। हाँ, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष नाम है। अच्छा देखो रेशमा, अगर मैं आंग्ल भारतीय बोलूं तो तुम्हें कोई पिक्चर याद आता है? कोई व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी ऐसा जिसके पिता भारतीय नागरिक हो और माता यूरोपीय नागरिक हो, यूरोप के किसी भी देश के नागरिक हो? जैकलीन फर्नांडिस, उसके पापा यहाँ के हैं? देखो आंग्ल भारतीय के ना 2-3 डेफिनेशन, लेकिन जो लोकसभा में जो मनोनीत किए जाएंगे उसके डेफिनेशन की बात करें, उसमें जो आंग्ल भारतीय का परिभाषा है वो ये है। हालांकि पहले कुछ और था, संशोधन किया गया। इसका एकदम सिंपल सा मतलब याद रखना, लोकसभा में 2 ऐसे सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं जिनका पिता भारतीय नागरिक हो लेकिन माता यूरोपीय नागरिक। एग्जाम्पल राहुल गांधी आएगा मन में सबसे पहले, क्योंकि माता श्री उनकी सोनिया गांधी इटली की, इटली यूरोप में, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में जो नागरिकता कानून है उसके अनुसार यदि कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर ले तो उस महिला को अगर वो चाहे तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाए, क्योंकि उसका पति भारतीय नागरिक है। और सोनिया गांधी ने अप्लाई किया, हालांकि लेट किया लेकिन बाद में अप्लाई कर किया और उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। तो अब तो दोनों भारतीय नागरिक हो गए। तो राहुल गांधी आगे भारतीय नहीं थे, लेकिन कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ के पिता भारतीय नागरिक है, उनकी माता आज भी ब्रिटिश नागरिक है। तो कैटरीना कैफ, ऐसे 2 लोग भारत में यहाँ मनोनीत किए जा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना यहाँ, देखिए जब मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जा सकते हैं, तो मैं संवैधानिक प्रावधानों में जब जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं। किनके लिए? आंग्ल भारतीयों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, इससे एक और जानकारी मिल गई कि क्या लोकसभा में आरक्षण है? तो है। एक जवाब मिला ना, आपसे कोई पूछे कि भाई लोकसभा में आरक्षण है क्या सीटों? है।
मैं कह रहा हूँ ना कि 2 आंग्ल भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित हैं, ठीक। SC ST महिला ये सब सीटें आरक्षित। महिला के लिए अभी नहीं हुआ, फिक्स चल रहा है, अभी तक लटका रहे हैं हम लोग, लेकिन SC ST आरक्षण है। ये ध्यान रखना आपको कि लोकसभा में आरक्षण है लेकिन राज्यसभा में नहीं, ठीक। ओके, अब मैं समझाता हूँ जो हमें आना चाहता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा में 2 सीटें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित है, इसका मतलब लोकसभा में कम से कम 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। आरक्षण का मतलब ये है कि कम से कम 2 सदस्य होने ही चाहिए आंग्ल भारतीय समुदाय से। अब ध्यान से सुनना कि आंग्ल भारतीय सदस्य होने चाहिए, ये जरूरी नहीं कि वो केवल मनोनीत हो सकता है। जैसे मान लो 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ कि 5 हमारे आंग्ल भारतीय भी चुनाव लड़ सकते हैं ना। आंग्ल भारतीय खड़े हो गए, 5 आंग्ल भारतीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खड़े हो गए। अब 2 कंडीशन बनाऊंगा, 5 में से 4 हार गए चुनाव, 1 जीत गया। इसका अर्थ क्या हुआ? एक आंग्ल भारतीय जो सदस्य बन गया, लेकिन संविधान के प्रावधान के अनुसार क्या है कंडीशन? कम से कम 2 होने चाहिए। ऐसी दशा में राष्ट्रपति महोदय एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं। 2 हो गए। मान लो 5 के 5 हार गए, मतलब कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं बना लोकसभा का। ऐसी दशा में राष्ट्रपति महोदय कितने आंग्ल भारतीय मनोनीत करेंगे? तो समझे? इसीलिए मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आई रेशमा जो मैं कह रहा हूँ? शंका कोई मन में रखना हो, है ना? जब मन में सवाल आए, अभी क्या होगा, तुम्हें पीछे का पिक्चर पूरा क्लियर नहीं, आज वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाए, उसके बाद तो क्लास होगी ना। हाँ, कोई नहीं, तब जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति मनोनीत करें। अब मैं इसकी पिक्चर, इसका जवाब जो तुम्हारा है ना, ये मैं बताऊंगा कि लोकसभा में चुनाव कैसे होता है, उसके बाद मुझे ये सवाल फिर से होगा। अभी मैं बोलूँगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन जब मैं अभी लोकसभा का चुनाव कैसे तो बता दूँगा, ये सवाल याद रखना फिर से, तब तुमको जो बताऊँगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो। नहीं, ऐड नहीं करना। हाँ, देखो, तुम दोनों सवाल याद रखो। हो सकता मैंने ना ये सवाल गलत समय पे पूछ लिया है, मैं लोकसभा का चुनाव करवा देता हूँ पहले, उसके बाद तुम दोनों का सवाल का जवाब दूंगा, याद देना। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है। और यहाँ तो आप ऑलरेडी जानते हैं ये 12 सदस्य मनोनीत होंगे कौन कौन से क्षेत्रों से? साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज, ये 4 ही क्षेत्र हैं। स्पोर्ट्स गलती मत करना, बता चुका हूँ। 4 ही क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। और इसका बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं हम लोकसभा की जो निर्वाचन होगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए, मैं इसी के अंदर एक गोला बना रहा हूँ। इसको आप समझेंगे भारत, ये भारत बना रहा हूँ। भारत में पहले लोकसभा पूरे भारत के लिए है, तो लोकसभा चुनाव पूरे भारत में होंगे, है ना? अच्छा, अब कैसे होगा देखिए, ये पूरा का पूरा भारत 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा चुनाव क्षेत्र या लोकसभा संसदीय क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा।
ठीक। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर विभाजन कैसे? मान लो 100 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा भारत और हमको 543 में करना है, तो बराबर बराबर एरिया वाइज विभाजित किया जाएगा क्या? तो उत्तर है नहीं, एरिया वाइज विभाजन नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा में ये जो संख्या है 545 सीटें, राज्यसभा में 245 सीटें, विधानसभा में जो सीटें होती हैं, इतनी सीटें निर्धारण किस आधार पर की गई? जनसंख्या के आधार पर की गई। वो भी कौन से वर्ष का? 1971 के सेंसस के आधार पर। बिल्कुल सही। तो ये जो चुनाव क्षेत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र, लोकसभा चुनाव क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये जो बनेगा ये भी जनसंख्या के आधार पर ही होगा। जनसंख्या है। अब कैसे? मान लेते हैं हम 1971 में भारत की जनसंख्या थी 1 लाख, मान लेते हैं 1 लाख। हेलो, अच्छा, आप थोड़ा वेट करें, अभी आ रही है मैडम आपको, ठीक है। ओके, 1971 में हम मान लेते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या ठीक है, ठीक। अब देखिए 2 प्रावधान इस संबंध में हमको मिलेंगे आगे चलकर। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए भाई। पूरा जो भारत है भूखंड, उसको हमें जनसंख्या के आधार पर अगर 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना है, विभाजित करना है, आधार एरिया नहीं होगा, आधार क्या होगा? जनसंख्या। तो 2 बातें ध्यान में रखनी होगी ऐसा करते समय। पहले कि भाई एक तो हमें यथासंभव प्रयास करना होगा कि पूरे भारत में जितनी लोकसभा सीटें हैं उन सब का जनसंख्या का अनुपात यथासंभव एक जैसा हो। यथासंभव बोल रहा हूँ ना, जहाँ तक संभव। इसका मतलब ये संभव नहीं है कि पूरा एकदम एक जनसंख्या एग्जैक्ट हो पूरे लोकसभा क्षेत्र की, लेकिन प्रयास करना है, ठीक। अब दूसरा ध्यान से सुनिए। लोकसभा सीटों का आवंटन, असल में ये जो बड़ा भारत है, भारत क्या है? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो लोकसभा सीटों का जिस राज्य की जितनी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बनती है उतनी लोकसभा सीटें अलॉट की जाएंगी प्रत्येक राज्य को, है ना। प्रत्येक राज्य को उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटें आवंटित की जाएंगी। जैसे छत्तीसगढ़ को कितनी लोकसभा सीटें? 11 राज्यसभा सीटें, 11, ठीक। छत्तीसगढ़ से ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, तो यूपी में लोकसभा सीटें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा मिलेगा उसको। एक बात तो समझिए। अब जब राज्य में जितनी लोकसभा सीटें आवंटित होंगी, उस राज्य में यथासंभव प्रयास करना है कि राज्य में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसमें जनसंख्या का अनुपात एक जैसा, यथासंभव प्रयास करना। ये 2 बातें ध्यान, तो पूरे भारत में लोकसभा सीटों की जनसंख्या का अनुपात एक जैसा होना चाहिए। एक राज्यों को आवंटित जो लोकसभा सीटें हैं उस राज्य में लोकसभा सीटों की जनसंख्या का अनुपात यथासंभव समान होना चाहिए। समझ रहे हो? नहीं समझो तो बोलना सीखो। मेरी क्लास में मूक बन के नहीं बैठे, है ना। आज तो तुम मास्क लगा के बैठो तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ज़्यादा, है ना। और अगर मास्क लगा के बैठोगे तो मैं थोड़े दिनों में तुम सबके चेहरे के एक्सप्रेशन से पकड़ लूँ। तुम मास्क खोलो, हाँ, ऐसे समझ में आएगा मेरे को, समझ में वाकई में आ रहा है क्या। ये तो स्टूडेंट की एक खास बात होती है। हिचकिचाहट और डर में अगर मैं पूछूं समझ में आया नहीं आता, बहुत लोगों को नहीं आता, बस कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा, बस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है। पूरा मन था समझ ही, लड़के और लड़के लोग सोचेंगे लड़कियों में हमारी इज्जत गिर जाएगी, इसलिए सवाल नहीं पूछते। तो मेरे को ब्लफ मत करना, मुझे ब्लफ नहीं करता, ठीक है।
सही में समझ में आया कि नहीं है? कम से कम कुछ दिनों में तो जाना। मास्क जिस दिन हट जाएगा उस दिन से एक्सप्रेशन पढ़ना सीख जाओ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम? 1971 में भारत की जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख थी, तो हमें तो जनसंख्या के आधार पर बांटना है लोकसभा सीटें। हम क्या करेंगे? 1 लाख को डिवाइड कर देंगे, जनसंख्या आ जाए, एक आ जाएगा जनसंख्या ना, मान लेते हैं 184 कुछ आया, ये तय हो गया। एक लोकसभा सीट, हम 184 लोगों पर एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बन जाए पूरे भारत में, यही होगा ना, बराबर एक अनुपात निकल गया। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमें भाई राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित करनी है। हम मान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है 1000, तो कैसे तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी? डिवाइड बाय 184 कर देंगे भाई, ये जनसंख्या क्या होगी? एक लोकसभा क्षेत्र इतने का होना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मान लेते 1000 है, तो छत्तीसगढ़ को कितनी लोकसभा सीटें मिली कैसे डिसाइड होगा? ये होगा कितना आएगा? 5 आएगा, 5 से डिवाइड होगा, लेकिन कुछ बचेगा भी रिमाइंडर ना, 80 बच गए, 80 लोग बच गए नहीं, मान लेते हैं ना, लेकिन मैथमेटिक्स से मत जाना कि मैं भविष्य गलत कर रही हूँ, ऐसा वैसा 80 नहीं ज़्यादा बचेगा। मैं मैथमेटिक्स नहीं कर रहा, समझाने के लिए बना, बताओ 5 से पूर्ण विभाजन हो गया, मतलब ये तय हो गया कि छत्तीसगढ़ को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी? 5, ठीक। लेकिन ये जो 80 बच गए, क्या ये अनाथ हो गए? नहीं, अनाथ नहीं माना जाएगा। अब राज्य क्या करेगा? अब राज्य इन 80 को 5 सीटें मिली लोकसभा, 80 को डिवाइड कर देगा बराबर 5, 80 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 3 0 5 6 16 चलो कैसे होगा? 36 मान लो ये 36 है ना, तो 16 डिवाइड करो तो 200 हो जाएगा। 16 पाँचों में डिवाइड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें बनेंगी वो देखेंगे यहाँ, 200 लोग यहाँ हो गए, ये एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र बन गया, ये एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र बन गया, ये एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र बन गया, ये एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र बन गया। ये मैं जो बोल रहा हूँ समझे? देखो दूसरा प्रावधान याद करो, मैंने क्या कहा था कि पहले तो ये कोशिश करना है कि भारत में जनसंख्या का अनुपात एक जैसा, तो 184 निकला नहीं, फिर बोला कि राज्यों को जितनी सीटें आवंटित होगी उनकी जनसंख्या के अनुसार वहाँ भी ये यथासंभव ये प्रयास करना है कि जितनी लोकसभा सीटें हों उसका जनसंख्या का अनुपात एक जैसा हो। भाई डिवाइड किया तो 5 लोकसभा सीट हमें मालूम चल गई कि छत्तीसगढ़ को 5 लोकसभा सीटें मिलेंगी, लेकिन 80 रिमाइंडर बच गए 80 लोग, भाई उनको थोड़ी फेंक सकते हैं बाहर, तो राज्य से बाहर जाओ, उनको क्या करेंगे? 5 मिली ना, 5 में डिवाइड कर देंगे। तो अब छत्तीसगढ़ में जनसंख्या, एक लोकसभा क्षेत्र का जनसंख्या कितना बन गया? 200, तो छत्तीसगढ़ में ये जब छत्तीसगढ़ में 200 पे बन सकता है, हो सकता है मध्य प्रदेश में 204 पे बने, फिक्स नहीं। प्रयास तो किए गए, लेकिन जनसंख्या कभी एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती राज्य की, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई छत्तीसगढ़ में ये इधर 80 बच गए हैं, उधर मध्य प्रदेश का उधर से 120 बच गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक लोकसभा, ऐसा नहीं होगा, है ना? फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ का आधा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का और उधर मिला के एक लोकसभा क्षेत्र बना दी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम उसे राज्य की सीमा के अंदर ही हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं समझाता हूँ। चलो ये भी तय हो गया, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें होंगी, 5 सीटों पर चुनाव होंगे। चलो उसको देखिए। अच्छा एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने ये 205 लोकसभा क्षेत्र बना दिए छत्तीसगढ़ में, ये थोड़ा सीजी है, समझ लो ना, ये छत्तीसगढ़ बना हम बना दिए। आपको कुछ छोटा लग रहा होगा, कुछ बड़ा लग रहा होगा, कुछ और बड़ा लग रहा है, ये एरिया में लग रहा है ना बड़ा,
जनसंख्या तो 200 ही है, एरिया बड़ा लग रहा है। तो कोई भी चुनाव क्षेत्र क्षेत्रफल में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कैसे भाई, रायपुर जैसे इलाके में जहाँ जनसंख्या, वहाँ छोटे से इलाके में बहुत लोग रहते हैं, फ्लैट सिस्टम है, इतना से पता चला 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और उसमें पता चला 200 लोग रह रहे हैं नीचे से ऊपर, तो कम क्षेत्र में 200 हो जाएंगे। बस्तर जाते हैं, बस्तर उधर जाते हैं, एक का मकान यहाँ है, एक का झोपड़ी यहाँ है, एक का 1 किलोमीटर दूर है, तो दोनों वार्तालाप कैसे कर रहे हैं, दूरबीन लेके ऐसे कर रहे, चिल्ला इतने दूर दूर रहते हैं, इतने दूर दूर रहते हैं, तो 200 को ये सीमा खींचने में बहुत लंबा एरिया लेना पड़ेगा। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर कोई भी चुनावी क्षेत्र क्षेत्रफल में छोटा हो सकता है, क्षेत्रफल में बड़ा हो सकता है। क्लियर है? अब चुनाव करवाते हैं, चुनाव सर जैसे क्षेत्रफल बड़ा है छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग तो लोकसभा में जो सीटें वो तो डिवाइड नहीं है। वो तो इसको कोई भी बोला था, समझ आता नहीं जो छत्तीसगढ़ का मतलब ये सब जिला है, हाँ, अगर उसका क्षेत्र बड़ा है छोटा है तो उसमें तो डिवाइड नहीं होता, जो सीटें सब में समान है। क्षेत्रफल से कोई मतलब ही नहीं है, क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं भाई, बड़ा या छोटा हो सकता है, वही तो मैंने समझाया। कहीं जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ज़्यादा है तो कम क्षेत्र में 200 लोग हो जाएंगे, कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, बहुत लंबा एरिया तक जाना पड़ेगा 200 लोगों के लिए, है ना? ये चीज है। अच्छा अच्छा, बटन कैसे चुनाव लड़ने का हमने भारतीय नागरिक है ना। बस लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम पात्रता ये है, हम भारतीय नागरिक होने चाहिए और 25 वर्ष की आयु के कम से कम होने चाहिए। हम समझ लेते हैं कि हम सभी 25 वर्ष के है ना, और हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जाते हैं बीजेपी से टिकट मांगने, हमको देता नहीं, बोलता है तेरे नहीं देंगे, कांग्रेस भी नहीं देगी, लेकिन हम अड़े हुए हैं, हमको चुनाव लड़ना है, हम निर्दलीय खड़े हुए हैं, हमारे पास अधिकार है, हम निर्दलीय खड़े हुए है ना। अदर्स बोलते हैं जिसको, अदर्स निर्दलीय, हम भी खड़े हुए, कोई निर्दलीय खड़ा हो, अदर्स निर्दलीय, कोई निर्दलीय खड़ा। और भाई नहीं आते टैक्टिस बना के बोला फोन करिए, ऐसा हो गया, टाइपिस बुलाए गए हैं और मुझे कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया, सपा ने खड़ा कर दिया, बसपा ने और निर्दलीय कुछ खड़ा। यहाँ देखिए
जिनके पास मतदाता वोटर आई डी कार्ड है, वो निश्चित तारीख को जाएंगे, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे और जिसे सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो जीत जाएगा। यहाँ से मान लो यहाँ से जीत गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति समारोह हमारा समारोह है, समारोह हमारा जीत गया, मतलब समारोह लोकसभा का सदस्य बन गया, समारोह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो गया। ऐसा पूरे 500 देश भर से पूरे 543 सीटों से होगा और ऐसे ऐसे सारे कैंडिडेट 543 जीत गए। अब ये इलेक्शन हो गया, संपन्न हो गया 543 सीटों। अब क्या हो, अब ये तय किया जाएगा कि सरकार भारत में या केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। और ये कैसे तय होगा, ये ऐसे तय होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट उतरे हैं चुनाव पर, काउंट किया जाएगा किस राजनीतिक दल के कितने कैंडिडेट जीते। ठीक, पिछला लोकसभा चुनाव का मैं उदाहरण लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप वीडियो में हो स्टार्टिंग के जहाँ मैं ये सब पढ़ाता हूँ उसका इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग उसको देख सके बात। अब देखिए काउंट किया जाएगा, डेटा इकट्ठे किए जाएंगे, तो पिक्चर क्या सामने आई उससे पहले एक और चीज़ बताओ। आपने ये सुना है कहीं ना कहीं टीवी पे न्यूज़ पेपर पढ़ेगा तो बार बार एनडीए सुनेगा और एक और शब्द सुनेंगे यूपीए, है ना, इसको क्या बोलते हैं एनडीए। पहले बीजेपी प्लस अन्य घटक दल का समूह को हम बोलते हैं एनडीए, और यूपीए किसको बोलते हैं, कांग्रेस प्लस अन्य घटक दल के समूह को हम बोलते हैं यूपीए। समझाता हूँ, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऐसी ऐसी जानकारी कभी हमारा एग्जाम में पूछ दी है। अभी आप समझिए जैसे बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, ठीक, मुझे लगता है कि भाई हमें चुनाव में सरकार बनाने के लिए, ज़्यादा संभावना बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे ये मित्र जो दल हैं इनको मैं आपस में मिला लेता हूँ, एक गठबंधन बना लेता हूँ। क्योंकि बीजेपी लीड पार्टी है तो बीजेपी प्लस अन्य घटक इन्होंने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिए, तो हम उसको नाम दिया गया है बीजेपी प्लस घटक एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कांग्रेस प्लस घटक यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। समझ गए? ओके, चुनाव का रिजल्ट आया और पता चला कि एनडीए 382 सीट, 382 इसके सदस्य जीते। सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी बनेगी ये तय कैसे होगा कि जितनी सीटों पर चुनाव, लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 545, 545 का 50% कितना होगा, 272.5 बहुमत। यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेती है तो ये तय हो जाएगा कि उस राजनीतिक दल की सरकार होगी। बहुमत बोले तो जितने पे सीटें हैं उसका 50% से अधिक। आप बोलोगे सर 200 ये 543 सीटों पर मान लो चुनाव हो, 543 सीटों, आधा कितना हो, 271.5। आप बोलोगे 271.51 हो गया बहुमत, ऐसा बोल सकते हो, है ना, 50% ज़्यादा हो गया ना, 271.51 हुआ कि नहीं। अभी तुम्हारा पहला क्लास है, तुम्हारे सिर से तो बाउंसर जाएगा, अभी हिलाना मत सिर्फ, यहाँ आते हैं। तुमने वीडियो देखा है पहले के 2 क्लास का, कोई बात नहीं।
अभी क्लास के बाद तुमको समझाऊंगा कैसे करना, समझो। भाई ये लोग कौन है? ये लोग व्यक्ति है ना। 543 कौन है? व्यक्ति। 200 उसको काटोगे थोड़ी, एक को आधा काट दिए, वो आधा उधर गया, उसका 3/4 काट दोगे, उसके बाद बहुमत, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। व्यक्ति तो एक ही होगा, तो 272 हुआ ना, 272। 545 का आंकड़ा होगा तो कितना होगा? 273, है ना, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो क्लियर है, उससे ज़्यादा है, मतलब ये तय हो गया कि सरकार किसकी होगी? एनडीए की, है ना। समझ गए क्या होगा? तय हो गया कि एनडीए ही सरकार बनाएगी। चुनावी रिजल्ट 50 बहुमत में है, वो 50% से अधिक सीटें हैं उनके पास, उतने कैंडिडेट उनके जीते हैं। क्लियर हो गया सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की। अब एनडीए क्या कर सकती है? या तो चुनाव से पहले ही घोषणा कर दे, या चाहे तो चुनाव के बाद तय करे। एनडीए ने क्या किया था? चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया था कि यदि हम चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव जीते, तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के लिए चेहरे होंगे। हमारी ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? नरेंद्र मोदी। पहले से घोषणा कर दी थी। जबकि यूपीए ने घोषणा नहीं किया कि चुनाव जीतेंगे तो कौन बनेगा, इन्हें सस्पेंस रखा था। अल्टीमेटली क्या है, राहुल गांधी को किसी प्रकार बनाना था। पहले घोषित कर देते तो हो सकता है कि जो 54 सीटें आई थी वो नहीं होता, शायद ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। इनका भी 54 सीटें 200 बहुमत से। अब क्या हो गया? पूरे देश भर में चुनाव हो गए, लोकसभा तय हो गया सरकार किसकी बनेगी। कैसे तय हुआ? आप समझ गए कि जिसकी सबसे ज्यादा कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में जीते उसकी सरकार होगी। और सरकार किस राजनीतिक दल की बनेगी? जिसकी जितने चुनाव हुए उसमें 50% से अधिक उम्मीदवार उस पार्टी के होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए। मतलब देखो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, जो दशा राजनीति की मैं देख रहा हूँ उस पर मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। सब चोर है, कोई सेवा में नहीं आना चाहता है, कोई अपवाद है तो है, वरना सब अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। राजनीति कहते हैं कि बड़ी बेशर्मी से कि सेवा का अवसर दो, असल में वो तुम्हारा टांग पकड़ के अब जब पहुंच जाएंगे सीट पे तो तुम्ही को वो अपनी सेवा कर रहे होते, इधर से कमीशन खा रहे हैं, उधर से ट्रांसफर करवा के पैसा खा रहे हैं। बहुत गंदी राजनीति। हाँ, ये बात अलग है कि केंद्र में इस समय नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो मुझे भाई औरों से अच्छी लगती है। मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों की अपनी राय हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपनी समझ हो सकती है, ठीक है। वरना राज्य स्तर पर तो मैंने वही देखा, यहाँ भी वही, वो भी चालाकी कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीब वर्ग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए, बस मैं केवल एक मुद्दा है जिसकी वजह से मैं केंद्र में बीजेपी के रोल को पसंद कर रहा हूँ कि अभी तक केंद्र में कोई भी, अभी इतने साल हो गए, कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में सामने नहीं आया, है ना, केंद्र में नहीं है। ये उपलब्धि मानता हूँ, समय जैसा हो जैसा भी हो, लेकिन ये तो है। बाकी पहले यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा था, मुझे पता है। कांग्रेस आई और बुरा हाल, तो सब लोग को कराना, जनता को सिर्फ अपनी जेबें भरना। छोड़ो, फिलहाल इलेक्शन हो गया इधर। अब लोकसभा की तस्वीर कुछ ऐसी होगी ना, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये कलर दिखाई देगी, क्योंकि आजकल बीजेपी मतलब भगवान नहीं, आजकल यही परिभाषा होती है, बीजेपी मतलब भगवान। तो भगवान ज़्यादा होंगे यहाँ 382 लोग नहीं, और कुछ अन्य पार्टी कांग्रेस के, सपा के, बसपा के कुछ जीते होंगे छोटे से, बेचारे भी बीच में यहाँ पे ऐसे दिखे 543 सदस्य। अच्छा, अब ये तो तय है, एनडीए जीत गया, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी को मैं वोट कर देता हूँ, बड़ा डॉट 20 जीते हैं, बड़ा डॉट कर देता हूँ। ये पीएम उम्मीदवार है, अब ध्यान से देखिए, एनडीए जीती है, नरेंद्र मोदी का नाम पीएम के लिए उम्मीदवार
आगे है। अब राष्ट्रपति महोदय नरेंद्र मोदी को क्या नियुक्त करेंगे? प्रधानमंत्री। एक बात का ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी चुनाव में खड़े हुए थे, आपको अगर याद होगा तो 2 जगह से खड़े हुए थे, एक बड़ौदा और एक वाराणसी, दोनों जगह से जीते थे, है ना। एक सीट बाद में छोड़ी थी, आपको बाद में समझ में, बड़ौदा छोड़ी, वाराणसी को रखी, बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं। जीते थे। तो मुझे एक सवाल आपसे, नरेंद्र मोदी किस रूप में चुने गए? अच्छा, मैं ऐसे हूँ, क्या भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है? अरे खुल के बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत बोलोगे ना, मैं सुधारूंगा। क्या भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है? कितने लोग हाँ के पक्ष में कि चुना जाता है, भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है? बताओ कितने लोग हाँ के पक्ष में? मैं सिर्फ हाँ या ना बोलूं, चुना जाता है क्या? नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, चुना नहीं जाता। भाई नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जब आप लोगों ने वोट किया था तो नरेंद्र मोदी एज अ सांसद चुने गए थे, प्रधानमंत्री नहीं। क्या चुने गए थे? वो सांसद, लोकसभा के सांसद चुने गए थे। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भाई चुना जाता है तब बोलोगे, प्रधानमंत्री तो चुना नहीं जाता। नरेंद्र मोदी पहले सांसद थे, वो सांसद चुने गए थे। भाई प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कौन होगा? वो उनकी पार्टी का डिसीजन होगा, कहीं होटल में बैठ कर उन्होंने तय कर दिया। आप लोगों ने नहीं चुना उन्हें प्रधानमंत्री, हमने उन्हें सांसद के रूप में चुना। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, अपॉइंट हो गए। अच्छा, अब भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अपनी नियुक्ति के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? ये सवाल होता है। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, एक अकेला आदमी कैसे पूरे देश का संचालन कर लेगा? उसको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे होता है ना शादी ब्याह में, भाई इतना बड़ा आयोजन घर में, शादी ब्याह बहुत छोटा आयोजन है ना भारत देश को चलाने से। शादी ब्याह जैसे आयोजन में इतनी हड़बड़ी हो जाती है तो कैटरिंग संभाल दे, खाना संभाल, त्योटी संभाल दे, टू व्हीलर संभाल, भगा नहीं जाए, टूराला संभाल तो दारू ना पी ले, आज के शादी के दिन बवाल कर देगा, सब मतलब सबकी जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे देश को चलाने के लिए भी अन्य सहयोग की आवश्यकता है। तो नरेंद्र मोदी अकेले नहीं करते, तो नरेंद्र मोदी को सहयोगियों की आवश्यकता होती। तो एक क्या होता है कि किसी बड़ी जिम्मेदारी को यदि हमें कुशलतापूर्वक निभाना है तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दिया जाए तो ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो ऐसा क्या करेंगे? अभी भारत की जो व्यवस्था है उसमें क्या किया गया? हाँ भैया, एक रेलवे विभाग, एक रेलवे को संभालेगा, एक कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा जितने उत्पादन है उनको संभालेगा, एक कोयला मंत्रालय संभालेगा, एक पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेगा, एक डिफेंस संभालेगा। इस तरह से भारत के शासन को बांट दिया गया, ठीक। इसी तरह अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अब नरेंद्र मोदी एक सूची बनाएंगे, समारोह, लड़की बाई, नचकारी बाई और एक राज मल्होत्रा, नाम तो सुना होगा। ये लोग सांसद है, चुनाव जीते ना, ये लोग संसद के सदस्य। नचकारी बाई, लड़की बाई समारोह हमारे छत्तीसगढ़ से जीते, वहाँ पहुँचे। अब नरेंद्र मोदी ने इन मतलब ऐसे बहुत सारे और हो सकते नाम लिया, सवाल को बोल दिया थे पेट्रोलियम देखे, पेट्रोलियम विभाग, लड़की बाई बोलती से
दे दी इस गृह मंत्रालय, और राज मल्होत्रा नाम सुना होगा, उनको दे दिया रेलवे। ठीक, ये सूची बनाई उन्होंने। सूची किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? साइन कर देंगे, और वो मंत्री नियुक्त। तो प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री भी चुने नहीं जाते, नियुक्त किए जाते, अपॉइंट किए जाते। किसके द्वारा? एक और सवाल देखिए, अब ऐसा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, मतलब उनके गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और समझाने। मान लो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कॉलेज में नजकारीन भाई से अफेयर था, नजकारीन भाई ने धोखा दे दिया, अब वो सामने आ गई अचानक, तो राष्ट्रपति महोदय गुस्सा है कि ये, तो राष्ट्रपति महोदय अब क्या करेंगे? क्या नजकारीन भाई नहीं, ये लोग इसको मंत्री में नियुक्त नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते, वो मजबूर है, उनको करना पड़ेगा। क्यों? आप आगे समझेंगे कि राष्ट्रपति महोदय हालांकि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं, लेकिन वास्तव में रियल शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो बोलेंगे करना। लिस्ट भेजी है कि भाई तो राजकारण पहले एक मंत्री नियुक्त कर, मतलब करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का अपना विवेक वहाँ कार्य नहीं कर सकता, कर दिया। फिर मैं बहुत सारे एंगल बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो। अब एक सवाल देखिए भाई, हालांकि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन केंद्र में भारत के लिए सरकार बनाने के लिए चुनाव कौन से सदन का होता है? लोकसभा। राज्यसभा का चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। सरकार बनाने के लिए किस सदन का चुनाव होता है? लोकसभा। निम्न सदन, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा। और राज्य में सरकार बनानी होगी तो कौन सा चुनाव होता है? विधानसभा। विधान परिषद का चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं होता, उनका चुनाव होता है लेकिन वो अलग मकसद है, सरकार बनाने के लिए नहीं होता। क्लियर है ये? अच्छा, सवाल, क्या जब सरकार बनाने के लिए केवल लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या मंत्री केवल लोकसभा के सदस्य होंगे? एक सवाल। उत्तर है इसका नहीं। मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, मतलब राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि हो सकता प्रधानमंत्री भी राज्यसभा का हो, ये जरूरी नहीं। मैं बता समझाता हूँ कैसे भाई, ये बाद में देखेंगे कि यहाँ का चुनाव कैसे होगा, लेकिन यहाँ भी है तो पार्टी के मेंबर्स तो है ना, यहाँ भी बीजेपी के कुछ मेंबर्स हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि हो सकता है कि राज्यसभा में बीजेपी के सदस्य जैसे यहाँ बहुमत में वहाँ वो आंकड़ा अलग चलता है, ठीक है। यहाँ भी कुछ सदस्य हैं, हाँ हाँ, मान लेते हैं चुनाव हुए, एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया ना, चुनाव हो गए, एनडीए जीत गई। नड्डा है एनडीए भाजपा के अध्यक्ष, सबसे भाजपा के अध्यक्ष नड्डा, जेपी नड्डा। नड्डा था वो तुम्हारा नड्डा। तो जेपी नड्डा को ये लगा जितने सांसद जीते हैं तो लग नहीं रहा है मंत्री बनाने, मतलब उस पार्टी में लग रहा है कि अच्छे नेता नहीं। नड्डा साहब को ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पता चला, और आप लोग ये मान लो कि आप सब तुम लोग 25 वर्ष के हो न्यूनतम, और वो 30 वर्ष का है। मैं तो अभी हुआ नहीं, मैं 24 का हूँ, है ना। हाँ तुम लोग हंसो मत, मैं वास्तव में 24 का हूँ। ये जो बाल सफ़ेद दिखता है ये तो फैशन है आज का, वाइट कलर करता हूँ इसको, है ना। वो मेरे से 6 साल पहले बस बड़ी हो गई,
वो उसको रहने दो, इधर आओ। तो नड्डा साहब को लगा ब्यूरोक्रेट्स चलते हैं, वहाँ हमको योग्य लोग मिलेंगे। आए तो उससे पहले मैं इधर क्लियर करता हूँ, मंत्री प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री केंद्र में वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक, मतलब यहाँ से भी मंत्री बना सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, एनडीए जीती है तो कांग्रेस के आदमी को तो मंत्री नहीं बनाएगी, अपने ही पार्टी के लोग बनाएंगे। ये क्लियर होगा ना कि प्रधानमंत्री भी यहाँ का हो सकता है, यहाँ का। जैसे मनमोहन सिंह, मैं वाक्य बताता हूँ क्या हुआ। इससे पहले बीजेपी के शासन से पहले कांग्रेस चुनाव जीती, ठीक, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार घोषित कर दी गई। तो लेकिन बवाल हो गया कि सोनिया गांधी बाहर की लेडी है, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, उनके मूल पर सवाल उठा दिए गए। तो बवाल हुआ। तो सोनिया गांधी ने क्या किया, वो पीछे हट गई और मनमोहन सिंह एक कांग्रेस में शामिल एक व्यक्ति थे जो लगता था सोनिया गांधी को ये वफादार, तो मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ा दिया और राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब इतना समझ गए ना, अब मैं आगे समझाता हूँ। ओके, समझ गए कि मंत्री किसी भी सदन में सदस्य हो सकता है, प्रधानमंत्री भी चाहे किसी भी सदन में, भले वो लोकसभा का चुनाव न लड़ा, पार्टी ने जीता है, मतलब अगर उसका कोई व्यक्ति हो यहाँ तो उसे भी प्रधानमंत्री बना सकता है। ये क्लियर है? आरती समझा था? थोड़ा बहुत अब पहला क्लास है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री बन सकता है? एक सवाल, बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने के अंदर। देखो, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता है। ठीक है, मंत्री बोलने का मतलब सब, क्योंकि प्रधानमंत्री और कोई नहीं, मंत्रियों में प्रधान है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन का बिना सदस्य बने कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, अधिकतम 6 माह तक मंत्री बने रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 माह की अवधि उसे दी गई है कि आप 6 माह के भीतर आप या तो लोकसभा के सदस्य बन जाओ या आप राज्यसभा के सदस्य बन जाओ, तभी आप 6 महीने के बाद मंत्री बने रह पाओगे। ठीक, चलो, नड्डा साहब आए, यहाँ आया, देखा एकदम गजब की काबिलियत है, मंत्री मैं तो यहीं से बनाऊंगा लोगों को। तुम लोग संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो, है ना, लेकिन ये मान के चलो कि 25 वर्ष की आयु, क्योंकि लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25, राज्यसभा के लिए 30। ओके, वो 30 का है, समझाने के लिए ना, तुम्हारी उम्र बढ़ा नहीं रहा। आए, तुमको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, तुमको रेलवे मिनिस्टर बना, तुम लोगों से बातचीत थी, बहुत प्रभावित थी, बोले मंत्री तो मेरे इसी क्लास के होंगे सब। तुमको टेक्सटाइल बना दिया, तुमको रेलवे दे दिया, उसको पेट्रोलियम दे दिया, उसको कोल मंत्रालय दे दिया, ऐसे ही रुको, इसको भी दे दिया मंत्रालय, लेकिन ये 30 साल का है, तुम 25 क्यों? ये 30। अब तुम लोग मंत्री बन गए, अब तुम लोग 6 महीना तक मंत्री पद का मजा ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे सामने कंडीशन है कि 6 माह के भीतर तुमको संसद के किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, चाहे भले मनोनीत हो, लेकिन सदस्य बनना जरूरी। नहीं बन पाए तो तुम्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा 6 महीने के बाद। क्या क्या कंडीशन हो सकती है भाई? यहाँ तो लोकसभा की सारी सीटें खुल है, तो तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना। राज्यसभा में भी समझ जाओ फूल है, अभी की दशा में तुम वहाँ के सदस्य बन नहीं सकते, फूल है। अब कंडीशन
क्या बनती है? कंडीशन ये बनती कि हो सकता है यहाँ से कुछ लोग सदस्य रिजाइन कर दें, खाली हो जाएगी, या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए खाली हो जाएगी, या किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया तो खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगा तो आपके पास एक रास्ता खुल जाएगा कि आप उपचुनाव में आप चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि खाली तो इस केस को भरना तो पड़ेगा। तो देखो, जब पूरी सीटों के लिए एक साथ चुनाव होते हैं उसे हम कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। लेकिन जब कुछ सीटें खाली हो जाए तो उसको भरने के लिए आपने देखा होगा बीच बीच में चुनाव होते हैं कुछ सीटों पर, उसे कहा जाता है उपचुनाव। उपचुनाव बाय इलेक्शंस, है ना। सब जगह ये होता है। जैसे लोकसभा में सीटें भरने के लिए बीच में 4-5 सीटें भरने के लिए चुनाव होंगे तो उसे बोलेंगे हम लोकसभा बाय इलेक्शंस, लोकसभा उपचुनाव। राज्य की विधानसभा में यदि सीटें रिक्त हो गई हैं तो बोलेंगे विधानसभा उपचुनाव। ऐसा उपचुनाव, सभा के उपचुनाव। आम चुनाव किसको बोलते हैं? जो एक निश्चित तारीख पर सबके लिए चुनाव होता है वो आम चुनाव। अब बीच में रिक्त सीटों को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। क्लियर? तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली, 6-7 लोग निपट गए यहाँ, मतलब जगह रिक्त हो गई। अब तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे चेहरे खिलने का मौका है हमारे पास। लेकिन चुनाव में खड़े हो गए तो एक रिस्क तो हमेशा बना रहेगा, हार भी सकते नहीं, फिर क्या करोगे? तब तो सदस्य नहीं बन पाए ना, नहीं। अच्छा, वो 30 साल का है, उसी समय पता चला यहाँ भी एक नहीं पड़ गया, वो 30 साल का है तो उसके पास मौका है वो राज्यसभा से भी। तो अभी तुमको आगे पढ़ाऊंगा तो तुम देखोगे कि राज्यसभा से चुन के आना बहुत आसान होता है ना, बजाय लोकसभा का। लोकसभा में तो जनता का मूड तय करेगा, है ना। इसको मैं समझाऊँ, अभी समझ गए ना, तुम भी मंत्री बन सकते हो, तुम्हारे पास भी मौका है। तुम्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी 6 महीने के भीतर, उसके बाद मंत्री पद का मजा लो। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अरे मेरा नाम जानती हो? मेरा भी नाम ऐसा ही है, लक्ष्मीकांत। लोग संधि विच्छेद करते हैं इसको ऐसे कुछ। लक्ष्मी का कांत मतलब भगवान विष्णु। मेरा संधि विच्छेद ऐसा है, लक्ष्मी का अंत, ऐसे ही होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वो माइंड में क्लैरिटी आई क्या हो रहा है। बिल्कुल सेम चीज राज्य में भी सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव होगी। जितनी सीटें विधानसभा की उनको अलॉटेड हुई हैं, किस आधार पर होगी? उनको जनसंख्या के आधार पर। सारी सीटें लोग जनसंख्या के आधार पर अलॉट होती हैं। 90 सीटें हमको किसको मिली? छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं। फिर वही जनसंख्या के आधार पर 90 सीटों में बांटा जाएगा छत्तीसगढ़ को। चुनाव होंगे, हर एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कैंडिडेट खड़े होंगे, जो जीते, जो राजनीतिक दल का सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जीतेगा उसकी सरकार बनेगी बहुमत में। ठीक, बिल्कुल वैसे ही फिर जो राजनीतिक दल जीता वो एक उम्मीदवार सामने करेगा। यहाँ राष्ट्रपति ने किया था, वहाँ कौन करेगा? इसी बड़े गोले के अंदर मान लो एक छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य विधायिका, जैसे यहाँ संसद वैसी राज्य विधायिका कहेंगे, या विधान मंडल, कंफ्यूज नहीं होना, विधान, इसके 3 अंग हो सकते हैं। जैसे लोकसभा यहाँ पर विधानसभा, जैसे राज्यसभा यहाँ पर विधान परिषद। समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे छत्तीसगढ़ में यह है नहीं है ना। जैसे राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल, जो काम यहाँ राष्ट्रपति कर रहे हैं वो यहाँ पर कौन करेगा? जो यहाँ प्रधानमंत्री होगा यहाँ कौन होगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर। यहाँ का सांसद क्या कहलाता है? यहाँ क्या कहलाएगा? एमएलए। तो किसी को अपन लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ का मेंबर क्या कहलाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ का मेंबर क्या कहलाएगा? एमपी, मेंबर ऑफ, क्योंकि ये दोनों पार्लियामेंट के हैं, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, उनको सेम वैसे यहाँ 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राज्य विधायिका में किसी सदन का सदस्य नहीं तो वो भी 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। 6 माह के भीतर उसे यदि दोनों सदन अस्तित्व में है उस राज्य में
तो उसमें से किसी सदन में सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं कर पाए तो त्यागपत्र देना होगा। यदि केवल विधानसभा है उसके पास एक ही चारा है, उसे विधानसभा से सदस्य बनना होगा, चुनाव में खड़ा होना होगा। क्लियर? एक और डिफरेंस यहाँ हम जानते हैं कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? दो। राज्य की विधानसभा में एक। वो उनको उपयुक्त नहीं मिल रहा इसलिए देरी हुई, बोल रहे उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला इसलिए। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी समझाया ना, जैसे लोकसभा में आंग्ल भारतीय एक सीट आरक्षित है, लेकिन हो सकता है कि उनको कोई अभी इस वक्त एट प्रेजेंट यहाँ है ही नहीं, छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए ना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तो छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा ये। ठीक, अब है ही नहीं तो कैसे करते, ये बात हो। आइए, ये समझ गया? चलिए ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बोझिल हो जाओगे आप भी। आइए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहाँ? मैं भूल जाता हूँ, मैं गजनी किस प्रकार देखते हैं। हाँ यस यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी समझ गए, वैसे ही होगा बिल्कुल इलेक्शंस, वैसे ही मंत्री परिषद बनेगी। अच्छा, अब मैं क्या इसको एक कंबाइन गोला बढ़ा सकता हूँ और इसको मैं बोल सकता हूँ मंत्री परिषद। मंत्री परिषद किसको बोलेगा? मंत्रियों के समूह को। कॉमन गोला इसलिए बनाया कि भाई आप मंत्री इस सदन का भी सदस्य हो सकता है, इस सदन का भी सदस्य हो सकता है नहीं, अरे जानते हो कि जो कहीं का नहीं वो भी मंत्री बन सकता है। मंत्री परिषद, मुखिया कौन इस मंत्री परिषद का? प्रधानमंत्री है ना। अच्छा, अब एक और चीज यहीं पर बता देता हूँ, अच्छा फैक्ट है कि मंत्री परिषद जो ये है, इसका आकार, इसकी स्ट्रेंथ, क्या इस पे कोई सीमा है? इसका जवाब है हाँ है, सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीमा तय की। सीमा क्या तय की कि भाई केंद्र में जो मंत्री परिषद है, मतलब मंत्रियों की अधिकतम संख्या है, प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री भी मंत्री है ना, केवल वो प्रधान है, मंत्रियों में प्रधान तब है, प्रधानमंत्री सहित केंद्र में मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे मैं दोहराता हूं, केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार, चूंकि इलेक्शन लोकसभा के सरकार बढ़ाने लोकसभा चुनाव होते हैं, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, ध्यान रहे राज्यसभा में मिला देना कि राज्यसभा से भी होते हैं तो दोनों मिलाकर 15%, ये नहीं, ये गड़बड़ी मत करना। क्या केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, मतलब 545, अभी वर्तमान में 545 का 15% से अधिक नहीं हो सकता। बाद में 91वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, और प्रावधान डाल दिया गया है कि 15% भाई लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद का आकार नहीं हो सकता। 5 करेंगे तो 81 कुछ आएगा, 81 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 81 से अधिक नहीं हो सकती। जैसे यहाँ राउंड फिगर कर रहे थे, राउंड फिगर वहाँ मत कर देना कि 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है 27, तो उसको 82 कर दें, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रावधान क्या है, क्या बोल रहा है, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, तो हम आगे जा ही नहीं सकते, है ना, 81 ही करना पड़ेगा, दशमलव में तो व्यक्तियों को काट नहीं सकते, 81। अच्छा, ये प्रावधान क्या केवल केंद्रीय मंत्री परिषद? नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य में जो मंत्री परिषद बनेगी इसका भी वैसे ही मंत्री, अगर ये दोनों है तो दोनों मिला के बनेगा, ये सिंगल है तो केवल यही के मंत्री बनेंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, राज्य, किसी राज्य के विधानसभा का
15% से अधिक नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ में 13 ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर प्रधानमंत्री सहित। ये बात क्लियर है? बाकी तथ्यों को इत्मीनान से अपन देखेंगे। मैं तो सिर्फ भूमिका बना रहा हूँ 5 क्लास की, जो आपको संविधान की अच्छी समझ विकसित कर दे। उसके बाद हमारे लोगों को अच्छा लगेगा संविधान जब जाए। क्या? हाँ, क्या सवाल? अच्छा रुको, तुम दोनों का जो सवाल था वो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। मैं उसको इससे पहले तुम दोनों ने जो सवाल पूछे थे वो क्लियर हुआ? क्या सवाल था तुम्हारा? बोलो। वो ज़रूरी नहीं है, वो सब मैं बोला ना पहले, वही तो बोला था। देखो तुम्हारा सवाल ये है कि मान लो चार आंग्ल भारतीय चुन लिए गए, तो फिर भी 2 होंगे क्या? ज़रूरी नहीं है भाई। जो प्रावधान है वो क्या है कि 2 सीटें आरक्षित है, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। 4 यदि चुनाव में ही आंग्ल भारतीय जीत गए हैं तो जरूरी नहीं है, प्रधानमंत्री नाम ही नहीं भेजेंगे तो राष्ट्रपति मनोनीत भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2 और हों तो नाम भेज देंगे, कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा मनोनीत नहीं कर पाए। हाँ, अभी भी नहीं हुआ क्लियर? पक्का नहीं हुआ तो बताना एकदम। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, 543 में काउंट किया गया। अब उस समय अगर 2 लोग आ गए हैं, देखिए संविधान का प्रावधान ये कहता है कि कम से कम 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। वो ये नहीं कहता कि वो मनोनीत ही होने चाहिए, वो निर्वाचित भी हो सकते हैं। अगर निर्वाचित हो गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाए। लेकिन यदि प्रधानमंत्री चाहें, हो सकता है उनको लगे कि भाई मैं जो 2 व्यक्तियों को चाहता था वो नहीं हुए, दे देंगे नाम। राष्ट्रपति अब भी 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, समझे ना। लेकिन 2 से ज़्यादा मनोनीत नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति। ठीक, ये तो समझ में आया। आपका उस समय सवाल क्या था? ये था, ये क्लियर हुआ? अब आपका सवाल बोलो, अब बोलो अगला सवाल जो था। नहीं, देखो चूंकि सरकार बनाने के लिए चुनाव केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का सरकार बनाने के लिए नहीं होता। उसका भी चुनाव होते हैं लेकिन वो सरकार बनाने के लिए नहीं होते। तो राज्यसभा का कोई आंकड़ा इसमें रोल है ही नहीं। इसीलिए तो बोला कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप मंत्री दोनों सदनों के हो सकते हैं, मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, प्रधानमंत्री भी राज्यसभा का हो सकता है, भले उसने लोकसभा में चुनाव न लड़ा। वो तो समझाएगा इससे पहले मनमोहन सिंह वाला एग्जाम्पल। बाद में मनमोहन सिंह राज्यसभा की ओर से सदस्य चुन के आए थे, फिर प्रधानमंत्री रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मंत्री दोनों सदनों से बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आपसे बोले कि भैया मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन किसका तो केवल लोकसभा, क्योंकि चुनाव लोकसभा सरकार बनाने के लिए चुनाव लोकसभा का होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अभी तुम्हारी क्लैरिटी है कि नहीं? तुम्हारा सवाल था, जितने बार पूछोगे मैं इरिटेट नहीं होता। लल्लू से लल्लू सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, है ना। मन में शंका मत रखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा वो डिमांड करता है क्लैरिटी, है ना। सवाल अच्छे आते हैं पॉलिटिक्स से, क्लैरिटी नहीं होगी तो फंसोगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। बेचारी आरती को तो अभी आधा आ रहा होगा, आधा कुछ और आधा तो गायब। बाउंसर, ऐसे बाउंसर जानती हो? बाउंसर क्रिकेट नहीं जानती? बॉलर जो बॉलिंग करता है तो बैट्समैन इधर बैटिंग कर रहा होता है, तो उसके जब यहाँ से करते हैं बाउंसर से, तुम्हारे लिए यहाँ अटकना चाहिए, यहाँ अभी अटक नहीं रहा होगा, ऊपर से उड़ रहा होगा, उड़ेगा। हमारा पहला क्लास बीच में है, उड़ेगा। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चूंकि केंद्रीय मंत्री, केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्य में भी तो मंत्रिपरिषद होती है, उसे हम छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ऐसा बोलेंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि
में किस मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं? तो केंद्रीय बोलोगे और राज्य की मंत्री परिषद, जिस राज्य का हो उस राज्य का नाम ले लो, उस राज्य की मंत्री परिषद की बात कर रहे हो। ठीक, ओके। अब एक चीज है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है इसके रैंक होते हैं, श्रेणी राज्य में नहीं होता, यहाँ होता है केंद्रीय मंत्री परिषद में रैंक। मतलब भाई सभी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद मतलब सारे मंत्रियों का समूह जो बनाया गया है, लेकिन मंत्रियों में भी एक रैंक होता है, ये ऊपर टॉप लेवल का मंत्री, इसके बाद उसके बाद ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लोग 5 साल 6 साल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ये 2 शब्द आता है इसमें हमेशा कंफ्यूज है। पता तुम लोग को मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल 2 शब्द सुने हो? दोनों एक ही लगता है, एक नहीं। समझो, दर्शक सारी चीजें आप पढ़ोगे ध्यान से, है ना? ये सिर्फ मेरा अपना तरीका है कि आप लोगों को पॉलिटी से पहले फेमिलियर कर दूं अच्छा, उसके बाद टॉपिक वाइज जाओगे तो बहुत अच्छा पकड़ लेंगे। ये पूरा मंत्री परिषद, मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद, ठीक? चाहे कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, इसका मुखिया कौन? पीएम। पूरे केंद्र में जितने मंत्री हैं उन सबका समूह को आप क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। उनका मुखिया कौन? पीएम। 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। अब जैसे मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं भी टॉप लेवल का ही मंत्री कह रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मेरी नजर में, जैसे कोयला मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है, विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण है, डिफेंस रक्षा मंत्रालय महत्वपूर्ण, मैं जिनको मानता हूँ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री, मेरे मानने में दूसरे के मानने में अंतर हो सकता है। मेरे हिसाब से गृह मंत्रालय, डिफेंस और ये सब महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। बहुत यहाँ पे अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, अच्छा नेतृत्व की जरूरत है, ठीक? अच्छे शासन की जरूरत है। मैंने क्या किया, आप सब मेरे मंत्री हैं। मैंने आपको पेट्रोलियम मंत्री नियुक्त किया, मैंने आपको कैबिनेट का दर्जा दे दिया, ठीक? मैंने आपको डिफेंस नियुक्त किया, आपको भी कैबिनेट रैंक दे दिया। मैंने विदेश मंत्रालय, तो मैंने विदेश मंत्रालय दिया, तुम्हें कैबिनेट का दर्जा दिया। कोयला मंत्रालय, रेलवे, तुम सबको एक एक मंत्रालय दिया, कैबिनेट का दर्जा दे दिया। मतलब तुम लोग अब मिनिस्टर्स में टॉप लेवल के मिनिस्टर्स, कैबिनेट रैंक वाले मिनिस्टर्स। तो ऐसे मंत्री 12 से 15 हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना, क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है। भाई हो सकता है किसी और मंत्रालय को कैबिनेट रैंक का दर्जा दे, वो भी विशेष होता है। तो ये जो 12 से 15 जो कैबिनेट रैंक वाले मंत्री होते हैं, इनके समूह को मैं क्या बोलूँगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इसी को अंग्रेजी में हम कह देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना? उनकी निश्चित संख्या भी है, मैं बोल रहा हूँ आमतौर पर 12 से 15 टॉप लेवल के मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद में टॉप लेवल। और मंत्रिमंडल का भी मुखिया कौन होगा? मैं खुद। भाई सबको देखना कैबिनेट रैंक, मैं सब नहीं मिलेगा कभी कैबिनेट रैंक। तो मंत्रिमंडल का मुखिया भी पीएम। अब उससे नीचे आते हैं, उससे नीचे आए तो ये हो गया राज्य मंत्री। अच्छा, इस राज्य मंत्री बोलने से ऐसा मत लेगा कि ये राज्यों से संबंधित है, ये मतलब नहीं उसका। स्टेट मिनिस्टर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? पूरा कैसे बोलेंगे? केंद्रीय राज्य मंत्री ऐसा बोलेंगे, ठीक? लेकिन इस राज्य से मतलब वो मत लेगा वो राज्य का है, फलाना राज्य का मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। अच्छा, और एक होता है उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है? अच्छा, ये व्यवस्था जो है संवैधानिक नहीं है ना, कि संविधान में मंत्री परिषद का ऐसा वर्गीकरण किया है, ऐसा नहीं। संविधान बनने के लिए प्रचलन में आया, ये
अब राज्य मंत्री, ये तो समझ गए आप, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स, केंद्रीय राज्य मंत्री। अच्छा देखो भाई, पेट्रोलियम, डिफेंस, विदेश दे दिए। कुछ कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनका वर्कलोड ज़्यादा, एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे पेट्रोलियम, तो सोचो आप, उसके बिना तो हम आजकल इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। बड़ा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा जिम्मेदारी। अब मान लो पेट्रोलियम मंत्री वो है, बड़ी जिम्मेदारी, हो सकता है अकेले वो ना कर सके, तो मैं एक काम करूँगा, मैं प्रधानमंत्री, मैं एक असिस्टेंट उसको देना चाहूँगा, तो मैं अपने ही किसी को मैं स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दूँगा और मैं उसके साथ अटैच कर दूँगा पेट्रोलियम मंत्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे जानते हो? केंद्रीय सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर पेट्रोलियम, केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम। लेकिन कैबिनेट मंत्री तो वो है, उसको क्या बोलेंगे? जो दूसरा असिस्ट करने गया उसको बोलेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम, असिस्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, ये राज्य मंत्री के दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन राज्य मंत्री, एक मसाला। प्लेन मसाला समझ सकते हैं? जानते हैं प्लेन मसाला? हैं? अच्छा, ये दूसरी जगह पहुंचे, डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा। लेकिन यहाँ हम देसी की बात करें, अल्कोहल, देसी, जैसे विस्की, रम, वोडका, these are what are these? These are types of alcohol, liquor। अल्कोहल में बोलना गलत है क्योंकि अल्कोहल प्योर पिएगा तो मर जाओगे तुरंत ना। these are types of liquor। वैसे ही देसी में भी टाइप्स हैं, संतरा, प्लेन, मसाला, ऐसे फॉर ह्यूमर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, प्लेन का मतलब वो केवल उसे दो प्रकार के दर्जे हैं, उसे केवल केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है और किसी मंत्रालय के साथ अटैच कर देंगे। लेकिन एक होता है प्लेन, मतलब केवल सिंपली केंद्रीय राज्य मंत्री, और एक हो सकता है केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। अब मेरा मन किया तो मैंने तुमको केंद्रीय राज्य मंत्री तुम्हें पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ अटैच कर दिया, तुम सहायिका के रूप में कर दो। अच्छा, अब मान लो ये गृह मंत्रालय में, ये है डिफेंस मिनिस्टर। अब मैं एक काम करता हूँ उनकी सहायता के लिए एक और, तो मैंने रेशमा को क्या किया, इसे भी केंद्रीय राज्य मंत्री विदेश तुमसे अटैच किया, विदेश मंत्रालय से, लेकिन मैंने स्वतंत्र प्रभार दे दिया, इनको स्वतंत्र प्रभार साथ में जोड़ दिया। तुम इनके साथ अटैच हो तो तुम वहाँ निर्णय नहीं ले सकते, तुम केवल असिस्ट करो। लेकिन उनको विदेश मंत्री के साथ जब अटैच किया तो मैंने क्या किया, तुम्हें स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया। इसका मतलब कि तुम्हें कोई विभाग, तुम उन्हें कोई विभाग, विदेश मंत्रालय में बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, तुम कोई विभाग इनको दे सकती हो जहाँ पर ये खुद निर्णय ले पाएंगे। बस ये डिफरेंस होता है, समझ गए? वो मंत्री होगा नहीं। और एक चौथे क्रम का कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, जिसे मंत्री में चौथे क्रम का कहा जाता है, जिसे संसदीय सचिव बोलते हैं। संसदीय सचिव है ना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये केवल खुश करने के लिए पोस्ट दे दिया जाता है, खुश करने के लिए। जैसे भाई सरकार मेरी बन गई, मैं सीएम हो गया, पीएम हो गया, मैंने 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 13 लिमिट है मेरे पास, राज्य में 13 लिमिट है, यहाँ पे 81 लिमिट है, मैंने सबको मंत्री बना दिया। लेकिन मेरी बीवी आके बोलती मेरा भाई है, उसको मंत्री बनाओ। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ? देख भैया 81 मंत्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, तेरे साले को कैसे बना दूँ? है कुछ आता कखा लगा आता नहीं, मंत्री बना दे, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन वो पीछे पड़ गए। और एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। अगर जोड़ू के भाई की बात नहीं सुनेगी तो जोड़ू तांडव करेगा, है ना।
किसी को हटाना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा। हटाऊंगा तो पार्टी में खूब कर सकती भाई, अपने साले के लिए हटा दिया, आंदोलन करेंगे, इस पार्टी का बहिष्कार करेंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो संसदीय सचिव बना के मैं उसको क्या होगा, मैं संसदीय सचिव बना दूँगा। इधर राज्य में होता है ना ऐसा, देखना अभी बहुत सारे संसदीय सचिव बनाए गए थे। संसदीय सचिव बना दूंगा, गाड़ी बंगला मिल जाएगा उसको, मंत्री का रैंक दे दूंगा, मंत्री की सैलरी दे दूंगा, लेकिन मंत्री नहीं कहलाएगा, बस मजा लेगा। इधर उधर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होगा, कहीं कहीं कमीशन खाएगा, नहीं होता। जो राजनीति जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं ना, ये बहुत गिरावनी नीति। कोई पार्टी हो, सब कोई सेवा के लिए नहीं आता राजनीति, वो कहने के लिए होता है आपको सेवा का अवसर तो वोट मांगने के लिए। ये आते हैं अपनी सेवा कर, अपने परिवार की सेवा करने के लिए, खाने के लिए, बटोरने के लिए, यही सब थे। और जो अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ईमानदार, उनको तो कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती, क्योंकि वो लगता है खतरा, अगर ये ईमानदार है, ये हमारे साथ आ गया ना, तो ये हमको खाने नहीं देते। ऐसे लोगों को ये दूर भगा देते हैं ना, तेरी जगह नहीं। ये यही होता है, यही वास्तविकता। लेकिन ऐसा बोलना नहीं था, ये वास्तविकता तो है, लेकिन तुम्हें लिखना वो है जो किताब का है, एक आदर्श स्थितियों को बयान करना। ठीक भाई, समझ गए? ओके, क्लियर हो गए? कल की क्लास में हम देखेंगे राज्यसभा में कैसे सदस्य पहुंचते हैं, और विधान परिषद जो होती है तो वहाँ कैसे सदस्य पहुंचते हैं। ये शुरुआत के आधे घंटे पहुँच जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि संसद और ये विधानमंडल, इनका मुख्य काम क्या है? इनका काम है कानून बनाना। जूता चप्पल फेंकने की बजाय, कुर्सी टेबल तोड़ने की बजाय इनका मुख्य कार्य है, वो है कानून बनाना। वो कैसे बनेगा, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, प्रॉपर पॉलिटी में आ जाएंगे। शुरू करेंगे पूरे संवैधानिक विकास से लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, जो नए हैं, मैं तीनों वीडियो का लिंक भेज दूँगा आपको, ध्यान से। आज स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, आपके घर में है ना, तो तुम पापा का नंबर बता देना, मैं व्हाट्सअप कर दूँगा लिंक, वीडियो का लिंक, यूट्यूब लिंक, उससे तुम सब्सक्राइब कर लेना। तीनों आज का वीडियो मिला कर बड़े ध्यान से देखना कि 2-4 दिनों में जो क्लास तुम लोगों ने मिस किया, उसकी मैं एक क्लास लूँगा एक ही दिन, तो मैं पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, लेकिन कम से कम अपने स्तर पे एक बार ध्यान से देख सकती हो, फिर जो मन में सवाल आएगा हिंदी जाना, जो कन्फ्यूजन आएगा मैं बता दूँगा, जब तक तुम्हारी वो क्लास मैं ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। वो संवैधानिक प्रावधान नहीं, संसदीय सचिव वो मतलब खुश करने के लिए ऐसा बना किया जाता है। सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पार्टी में हो सकता है सब बोले नहीं मेरे को मंत्री बना, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूँगा। तो हम मेरे साथ 10 सांसद हैं, अगर मैं रिजाइन कर दूँगा तो बहुमत से नीचे आ जाएगा, तो सरकार नहीं जाएगी। तो ये तुष्टिकरण है, ये ऐसे ही खुश रहे भाई, किसी तरह खुश हो जाए, तू भी संसदीय सचिव बन जाएगा, तेरे भी खाने का माने का मौका मिल जाएगा। मुख्य सचिव नहीं, संसदीय वो जरूरी नहीं है कि ये वो कोई IAS हो सकता है, उसको बना सकता। अभी सब क्लियर किया ये सारी बातें, लेकिन मूल रूप से जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है।